आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग आज फूड चेन और फूड वेब ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फूड चेन क्या है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन कि इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए बायोटिक कम्युनिटी थ्रू विच फूड पासेज विद मेंबर्स ऑफ ए स्टेप बिकमिंग फूड फॉर द मेंबर्स ऑफ द नेक्स्ट स्टेप। फूड चेन में एक इसकी जो चेन है उसमें एक मेंबर अगले स्टेप वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए वो भोजन का काम करता है, स्टेप ऑफ ए सीक्वेंस। और अगर शॉर्ट में कहा जाए तो फूड चेन को हम लोग सिंपल भाषा में बता सकते हैं कि हु ईट्स हुम इन ए बायोटिक कम्युनिटी। एक बायोटिक कम्युनिटी में कौन किसको खा रहा है, इसकी जो एक चेन बनी हुई है किसी भी इकोसिस्टम में, जिसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। वी कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ सम फूड चेन्स। These are some examples of the food chains. ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल है। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होता है? ग्रीन ग्रासेस। वहाँ पर जो भी घास उगे हुए हैं, दीज आर द प्रोड्यूसर ऑफ द इकोसिस्टम बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिजम्स which utilize the solar energy and prepare food by photosynthesis, and the food prepared in the green grasses has been utilized by the primary consumer। यानी ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर खा रहा है, तो ग्रास हॉपर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। और ग्रास हॉपर्स आर ईटन बाय द फ्रॉग इन दैट इकोसिस्टम। वहाँ पर फ्रॉग भी है, तो ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, यानी ग्रास हॉपर फ्रॉग का भोजन हो गया। जो एनर्जी पहले सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में ग्रास के अंदर था, दैट केमिकल एनर्जी हैज बीन नॉट ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ द ग्रास हॉपर। नाउ ग्रास हॉपर्स आर ईटन बाय फ्रॉग, द एनर्जी स्टोर्ड इन द ग्रास हॉपर इज ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ द फ्रॉग। Frogs are eaten by snake in that ecosystem. Snake get energy from the frog and snakes are eaten by the eagle. It means this is a good example of the grassland ecosystem food chain. Similarly, we can also give the another example of terrestrial ecosystem, that is the forest ecosystem. किसी भी फॉरेस्ट में ग्रास होता है और ग्रास को खाने वाले वहाँ पर डियर जो हर्बीवोर्स हैं, डियर इज द प्राइमरी कंज्यूमर एंड डियर्स आर hunted by the lion or eaten by the lion. It means the energy which was stored in the grasses in the form of chemical energy, that energy is transferred into the body of the deer, and when deer is eaten by a lion, that energy which was stored in the deer transferred up to the lion. It means in a food chain there is a transfer of energy। और इसके जितने भी मेंबर्स हैं, पहला मेंबर दूसरे मेंबर का भोजन होता है। इस तरह से फूड चेन के माध्यम से इकोसिस्टम के डिफरेंट मेंबर्स जितने भी हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, सबके पास एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। और किसी भी इकोसिस्टम में जो ये जो चेन होती है, इसकी संख्या 3 to 4 या 5, मैक्सिमम 5 होगी, क्योंकि प्रत्येक स्टेप में एनर्जी लूज होता है। अगर आप कहा जाए इसको कि इफ़ 100 किलोग्राम ग्रास इज ईटन बाय ए डियर, तो ओनली 10 किलोग्राम मीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द डियर, and if 10 kg meat of a deer will be eaten by a lion, only 1 kg meat will be produced in the body of the lion. It means 90% energy is lost at every step in a food chain. तो फूड चेन के बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे फूड वेव के बारे में। अभी हम लोगों ने फूड चेन के बारे में डिस्कस किया। और फूड वेव क्या है? इट इज द नेटवर्क ऑफ द फूड चेन, नेटवर्क ऑफ मेनी फूड चेन्स। कई फूड चेन किसी इकोसिस्टम में
कई फूड चेन जो है एक दूसरे के साथ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग कहते हैं फूड वेब। अब जैसे ग्रास है, ग्रासेज आर ईटन बाय, एक तरफ हम लोग लिख सकते हैं ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर्स आर ईटन बाय फ्रॉग, फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक, a snake is eaten by hawk. Similarly, grasses are also eaten by rabbit. जो herbivore है, a rabbit is eaten by lion. This grass may be eaten by a rat or mouse, and rat is eaten by snake. इस तरह के कई फूड चेन आपस में मिल करके एक फूड वेव का फॉर्मेशन करता है। समटाइम्स रैबिट इज ऑल्सो ईटन बाय जैकाल, यहाँ पर भी, या इसलिए रैट जो है स्नेक के द्वारा खाया गया, रैबिट को लायन भी खा रहा है, जैकाल भी खा रहा है। समटाइम्स पाइथन जो एक बड़ा सा स्नेक है वो रैबिट को खा सकता है। इस तरह से कई फूड चेन आपस में मिक्स रहते हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसको हम लोग फूड चेन कहते हैं, फूड वेव कहते हैं, सॉरी। उसके बाद अगला टॉपिक है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या है? फूड चेन के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उसकी काउंटिंग की जाए और उसको देखा जाए तो आप देखोगे कि जो प्रोड्यूसर होते हैं पहले नंबर पर, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप ग्रास लैंड इकोसिस्टम की चर्चा करें तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इज ग्रेटर, प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। और प्रोड्यूसर से भोजन ग्रहण करने वाला कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे मान लें ग्रास हॉपर, द नंबर ऑफ द ग्रास हॉपर विल बी डेफिनेटली लेस देन द नंबर ऑफ द ग्रासेस, प्रोड्यूसर से उसकी संख्या कम होगी। और ग्रास हॉपर्स आर ईटन बाय फ्रॉग, तो ये हो गया तीसरे नंबर पर। फ्रॉग की संख्या ग्रास हॉपर से कम होगी। फ्रॉग्स आर ईटन बाय स्नेक, इसकी संख्या उससे कम होगी। एंड स्नेक्स आर ईटन बाय ईगल। इस तरह से इसके जितने भी मेंबर्स हैं किसी भी फूड चेन के, अगर प्रत्येक मेंबर को देखा जाए तो एक लेवल में ये आया। इट मीन्स ग्रास प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। पहला ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर आता है, तो ग्रास हॉपर की संख्या इससे कम है, तो ये हो गया सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, और ये हो गया फिफ्थ एंड टॉप लास्ट। इस तरह से कई स्टेप में इसके जितने भी मेंबर्स हैं किसी भी फूड चेन के, उसको हम कई स्तर में बांट सकते हैं और इसको ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। इसका ये जो ट्रायंगल जैसी रचना बनी है, ये इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल बी ग्रेटेस्ट, द नंबर ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल विल बी लेस देन द नंबर ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसी तरह से क्रमशः ये कम होता जाता है और प्रत्येक स्टेप में 90% एनर्जी लूज हो जाती है और केवल 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल के पास जाता है। इसलिए इसके लिए एक नियम दिया है 10% लॉ। दिस लॉ वाज गिवन बाय लिंडेमैन नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया कि एक ट्रॉपिक लेवल के पास जो जितनी एनर्जी होती है उसका 90% हीट या दूसरे रूप में वातावरण में चला जाता है। केवल 10% एनर्जी जो है वो अगले ट्रॉपिक लेवल के मेंबर के पास पहुंचता है। अगला टॉपिक है फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। फूड चेन और फूड वेब में यही हो रहा है कि एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव के पास ट्रांसफर हो रहा है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, किस डायरेक्शन में होता है? तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, इट इज सेड दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी का फ्लो
यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हुआ कि सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ इट इज यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। किसने यूटिलाइज किया? ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर ने। प्रोड्यूसर को किसने खाया? प्राइमरी कंज्यूमर ने। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से टॉप कंज्यूमर के पास एनर्जी ट्रांसफर होता है। एंड दैट एनर्जी वंस which coming from the sun to the earth it never return back to the sun। वो पुनः लौट करके वहाँ पर नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं कि the flow of energy in the ecosystem is unidirectional। it is coming from the sun and it transfer at the different members of the ecosystem, or we can say different members of the food chain। next point is, how do our activities affect the environment? How do our activities affect the environment? कहा गया है मनुष्य इस पृथ्वी पर जो है सबसे विकसित जीव माना जाता है कि बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इज़ हाईली डेवलप्ड। तो लेकिन हमारा पर्यावरण जो है उसके लिए जो बहुत तरह की समस्याएं हैं, वी आर पॉल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट। मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलाप के द्वारा हम लोग अपने वातावरण को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे पहले क्या था, लोग नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, ग्रुप में रहते थे, और उस समय उसको मिलने वाला सारा पदार्थ जो कुछ भी खाने के लिए मिलता था वो शुद्ध भोजन मिलता था। आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि ज़्यादा खाद्य पदार्थ के उत्पादन के लिए हम लोग अपने खेतों में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। एंड ऑल दीज केमिकल्स reaches to the human body with the help of the successive trophic levels or the different members of the food chain। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक्टिविटी के कारण हम स्वयं प्रभावित हो रहे हैं। वातावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है। हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स डेली यूज़ करते हैं, उसमें पेट्रोल और डीजल को जलाते हैं, उसके जलने से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं जो वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। खेतों में आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया, वो वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। इट मीन्स बाय द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बींग्स वी आर डिस्टर्बिंग आवर इन्वायरमेंट एंड वी आर अफेक्टेड बाय दैट चेंजेस। वातावरण में जो कुछ भी हम लोग हानिकारक पदार्थों को मिक्स कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है द लाइफ स्टाइल ऑफ द ह्यूमन बींग्स हैज़ बीन चेंज्ड। हमारा जीने का तरीका बदल गया है। पहले हम लोग नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और पैकेट भी पेपर के वो लिफाफे होते थे उसमें हम लोग सामान लाते। आजकल पॉलीथीन बैग आ गया, पेपर के जगह पर पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो जिसके कारण जो है पॉलीथीन क्या है, इट इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर हम अपने वातावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसका साइड इफ़ेक्ट हमारे वातावरण पर पड़े। और क्योंकि हम लोग इसी वातावरण में रहते हैं तो हम लोग जो भी वातावरण के अंदर उसके मेंबर्स हैं या उसके पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो पॉल्यूट होगा तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। इसी में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड इसकी चर्चा अभी हमने की। और इसी से संबंधित एक और बात है, ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। आपको पता होगा एटमॉस्फेयर के ऊपर ओजोन की एक परत है, उसका ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन कंटेन्स 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये ओजोन की परत एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से में है जो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको एब्जॉर्ब करके हमें या मनुष्य को या विभिन्न जंतुओं को स्किन कैंसर, कैटरैक्ट नामक बीमारी से बचाता है। अगर ओजोन की परत
क्षय होगी या इसका डिप्लीशन होगा तो क्या होगा, इस जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली ज़मीन तक आएगी और मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऑन दिस अर्थ विल बी सफ़र फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिजीजेस काउज्ड बाय यूवी रेज। तो डिप्लीशन किसके कारण होता है, कैसे होता है? इसके लिए जो एक सबसे हार्मफुल केमिकल्स है उसका नाम है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम लोग आजकल अपने घरों में फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं और AC का इस्तेमाल करते हैं, शेविंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी जितनी चीज़ें हैं इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के मॉलिक्यूल के लिए जहर का काम, पॉइजन का काम करता है और ये ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है और इसके कारण ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये टूट करके O+O का निर्माण किया और ये ऑक्सीजन O2 के साथ मिल करके O3 का निर्माण करता है और अगर ये क्रिया नहीं होगी तो ओजोन का निर्माण नहीं होगा क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है O3 को भी तोड़ देता है और जिसके कारण ओजोन की परत डिप्लीट होती जा रही है। ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों का ऐसा स्टडी किया गया है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक वाले रीजन में जो है ओजोन की परत दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। पहले का रिसर्च है जिसके कारण वहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। और ओजोन होल का मतलब क्या हो गया कि वो ऐसी जगह है जहाँ से अल्ट्रावायलेट रे ज़मीन की सतह तक डायरेक्ट पहुँचेगी और उस एरिया में रहने वाले जीव इससे बुरी तरह से प्रभावित होंगे।